हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत सदियों से चली आ रही गुलामी से आजाद हुआ। लेकिन ये सच नहीं है। भारत आजाद तो हुआ, लेकिन एक देश के रूप में नहीं, बल्कि छोटी छोटी रियासतों के रूप में, जिन्हें बाद की सरकारों ने एकीकृत करके एक देश बनाया। इन्हीं में से एक रियासत थी जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत में शामिल तो हुआ, लेकिन उसके कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर बन गया दुनिया का सबसे अधिक मिलिटराइज्ड जोन। इसी कारण से कश्मीर में कभी भी राजनीतिक स्थिरता नहीं बन पाई। अब अगले महीने कश्मीर में 10 साल बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा कुछ सवालों का जवाब जानना जरूरी हो गया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे बट गया, क्यों यह इलाका दुनिया का सबसे अधिक मिलिटराइज्ड जोन है, और अब तक कश्मीर में हुए चुनावों का इतिहास क्या रहा है। सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आजादी मिलते ही भारतीय उपमहाद्वीप भारत और पाकिस्तान में तो बट गया, लेकिन नए बने इन दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित नहीं थी, क्योंकि दोनों ही देशों में रियासतों को मिलाकर देश के एकीकरण का दौर चल रहा था। दोनों देश चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें उनके साथ जुड़ें, जिसके चलते दोनों ही देशों की एकीकरण की सुई जाकर अटकती है जम्मू और कश्मीर पर। अब जम्मू और कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह को निर्णय लेना था कि वो किस देश के साथ विलय करेंगे, लेकिन हरि सिंह ने विलय का निर्णय टाल दिया। वो जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे ताकि उनकी गद्दी बची रहे। हरि सिंह के विलय का निर्णय टालने की वजह से स्थिति बेहद खराब हो गई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस रियासत को अपने साथ मिलाने के लिए बेचैन थे। इसी के चलते 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अब के खैबर पख्तूनख्वा से पश्तूनी कबाइलियों ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इन कबाइलियों को पाकिस्तानी सेना की शह प्राप्त थी। पाकिस्तानी सैन्य सहायता से लैस इन कबाइलियों का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कराना था। कबाइली नरसंहार करते हुए श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। 26 अक्टूबर 1947 को आक्रमण की गंभीरता को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर भारत के संग में शामिल हो गया और भारतीय सरकार ने रियासत को रक्षा प्रदान करने का वादा किया। समझौते के तुरंत बाद भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया और आक्रमणकारियों के खिलाफ मोर्चा लिया। सेना ने महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आक्रमणकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके 3 दिन बाद 30 अक्टूबर 1947 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कश्मीर का इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कश्मीर में व्यापक जन समर्थन हासिल किया था, और साथ ही शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह और पाकिस्तान को समर्थन देने के बजाय भारतीय संघ में कश्मीर के विलय के समर्थन में थे। इसके बाद भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया और पाकिस्तान पर हमला रोकने का दबाव डाला। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए 2 बिंदुओं वाला फैसला दिया। पहला बिंदु था कि तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम लागू हो। दूसरा कि कश्मीर में जनमत संग्रह हो, ताकि कश्मीर की जनता खुद ये तय कर सके कि वो भारत के साथ रहना चाहती है या फिर पाकिस्तान के साथ। 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम तो लागू हो गया, लेकिन जनमत संग्रह नहीं हो सका, क्योंकि जनमत संग्रह कराने के लिए शर्त रखी गई थी कि पहले पाक सेना पीओके वाला क्षेत्र खाली करेगी और उसके बाद भारतीय सेना को पीछे हटना होगा, तभी जाकर के जनमत संग्रह होगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कभी भी जनमत संग्रह हो ही नहीं पाया। इसके बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं रुकी हुई थी, वहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। सन 1951 में जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसमें शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 75 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें से 73 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निर्विरोध जीती थी, जिसके कारण चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। इसके 1 साल बाद 1952 में दिल्ली समझौते के तहत भारत सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच कश्मीर को विशेष दर्जा देने पर सहमति बनी, जो अनुच्छेद
370 के तहत था। इस समझौते से कश्मीर को अपना संविधान और आंतरिक स्वायत्तता मिली, लेकिन अगले ही साल 1953 में शेख अब्दुल्ला ने भारत से स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अगले ही साल 6 फरवरी 1954 को जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य के विशेष दर्जे को मान्यता दी और जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। जम्मू और कश्मीर के लिए दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव को नेशनल कॉन्फ्रेंस नया कश्मीर घोषणा पत्र के साथ लड़ी और 75 में से 68 सीटें जीती। वहीं प्रजा परिषद को 24.6% वोटों के साथ 5 सीटें मिली और हरिजन मंडल को 6% वोटों के साथ 1 सीट मिली। राज्य विधानसभा के लिए तीसरे चुनाव 1962 में हुए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सीटें जीती और 67% वोट हासिल किए। प्रजा परिषद ने 17.5% वोट हासिल किए और 3 सीटें जीती। निर्दलियों ने 7.4% वोटों के साथ 2 सीटें जीती। इसके बाद आता है साल 1964। शेख अब्दुल्ला को 11 साल की कैद के बाद रिहा किया गया। उनकी रिहाई से कश्मीर की राजनीति में नए सिरे से सक्रियता आई, जिसके बाद 30 मई 1965 को जम्मू और कश्मीर के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। प्रधानमंत्री और सदरे रियासत के पदों को बदल करके मुख्यमंत्री और राज्यपाल कर दिया गया। यह बदलाव राज्य की राजनीति को भारतीय संघ के अन्य राज्यों के समान बनाने के प्रयास का हिस्सा था। इसके 2 साल बाद 1967 के विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला। मार्च 1972 में 5वां राज्य विधानसभा चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस ने 58 सीटें जीती, जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती और जमाते इस्लामी ने 5 सीटें जीती। इसके बाद साल 1977 में कश्मीर में विधानसभा के छठे चुनाव हुए। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 46.2% वोट हासिल करके विधानसभा की 76 में से 47 सीटें जीती। शेख अब्दुल्ला ने सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में संशोधन करके विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया। सितंबर 1982 में अपने पिता शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मार्च 1983 में 7वें विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस 46 सीटों के साथ बहुमत हासिल करके सत्ता में आई। इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई। अपने शासन के 1 वर्ष के भीतर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में विभाजन हो गया। जुलाई 1984 में कांग्रेस के समर्थन से नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए गुट के गुलाम मोहम्मद शाह सत्ता में आए और मार्च 1986 तक सत्ता में बने रहे। मार्च 1986 में जम्मू कश्मीर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया और राज्यपाल ने सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। इसके बाद सितंबर 1986 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। विधानसभा को अंततः 7 नवंबर 1986 को बर्खास्त कर दिया गया। इसके लगभग 5 महीने बाद मार्च 1987 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। गठबंधन दलों ने 66 सीटें जीत करके चुनाव में जीत हासिल की, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 32.99% और कांग्रेस को 20.2% वोट मिले थे। जिसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1989 से 1990 जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर उग्रवाद शुरू हो गया। इस उग्रवाद के कारण हजारों लोगों की जानें चली गईं और क्षेत्र में अराजकता फैल गई। जिसके बाद जनवरी 1990 में जम्मू कश्मीर राज्य में फिर से राज्यपाल शासन लगा दिया गया। विधानसभा को निलंबित कर दिया गया और बाद में 19 फरवरी 1990 को इसे भंग कर दिया गया। जुलाई 1990 से 96 तक लगभग 6 साल तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इसके बाद 1996 में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 76 से बढ़ा करके 87 कर दी गई और इसी साल चुनाव भी हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 सीटें जीती। भाजपा ने 8 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस ने 7 सीटें जीती। एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता संभाली। हालांकि उग्रवाद अभी भी जारी रहा और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, लेकिन सरकार ने किसी तरह से अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके 6 साल बाद 2002 में चुनाव हुए और इस बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। पीडीपी ने हीलिंग टच की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य कश्मीर की जनता के घावों पर मरहम लगाना था। हालांकि
उग्रवाद की स्थिति अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं थी। इसके अगले साल यानी कि 2008 में एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला सत्ता में लौटे और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। इसके बाद चुनाव हुए साल 2014 में, जो जम्मू और कश्मीर के आखिरी चुनाव साबित हुए। इस चुनाव में पीडीपी ने 28 सीटें जीती, भाजपा ने 25 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर के केवल 27 सीटें जीती। इसके बाद बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन करके जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे फिर से राज्य में राजनीतिक संकट आ गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद से जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों पर काफी प्रतिबंध लगे हैं। कई प्रमुख नेताओं को नजरबंद किया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 2014 के बाद से ही अगले 10 सालों तक चुनाव नहीं हो सके हैं, लेकिन अब 10 साल बाद आखिर कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव का मतदान 3 चरणों में होगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। अब ये 10 साल बाद होने वाले चुनाव कैसे रहते हैं, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। खैर, कश्मीर की ये जो पूरी राजनीति है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। कौन जीतेगा कौन नहीं, आप गेस करके बता सकते हैं कमेंट में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।